Hey folks, welcome to our channel FinRivers। ये है एपिसोड 17 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, आज के एपिसोड का प्रीव्यू है। हम डिस्कस करेंगे एनबीएफसी क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे एनबीएफसी का बिजनेस क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी एनबीएफसी, 50-50 टेस्ट क्या है, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर और गाइडलाइंस, कौन कौन से गाइडलाइंस है जो एनबीएफसी को फॉलो करने पड़ते हैं, डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। ओके, स्टार्ट करते हैं। एनबीएफसीज एनबीएफसीज इनकॉर्पोरेट होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956। ओके, एज पर आरबीआई गाइडलाइन नॉन बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं वो अपना प्रिंसिपल बिजनेस जो उनका गवर्न होता है, जो इंगेज होता है उनका बिजनेस, वो बेसिकली लोन्स एंड एडवांसेस में होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स या फिर इक्विटीज, डेट, इन सब के बिजनेस में इंगेज होने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज कहलाती है एज पर आरबीआई एक्ट। ओके, एनबीएफसी, सारे एनबीएफसी को पब्लिक से डिपॉजिट्स रिसीव करना अलाउड नहीं है, लेकिन अलाउड है एज पर देयर स्कीम, एज पर देयर अरेंजमेंट। कैसे, किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस, ओके, एग्रीकल्चर में है तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। अगर इंडस्ट्रियल में है, यानी कि आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो फिर उसको सोल्ड करते हो, ओके, ये आपका बिजनेस है, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज के अलावा भी अगर किसी गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो, बाय एंड सेल करते हो, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर कोई सर्विस देते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी। ओके, सो इस तरह के जो एक्सेप्शंस हैं, एनबीएफसी बिजनेस डज नॉट इंक्लूड बिजनेस हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ओके, purchase or sale any goods excluding securities, okay, sale or purchase, construction of any movable property, providing of any services। so इस तरह से ये एक्सेप्शन है एनबीएफसीज का। ओके, 50-50 टेस्ट। 50-50 टेस्ट क्या कहता है कि किसी भी एनबीएफसीज का जो फाइनेंशियल एसेट होता है, टोटल एसेट का 50% फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। ओके, और आपकी टोटल इनकम का 50% जो इनकम है वो उस फाइनेंशियल एसेट से जनरेट होना चाहिए। ओके, सो ये 50-50 टेस्ट करता है। जो 50-50 टेस्ट को जो फॉलो करता है वो एनबीएफसीज होता है। ये 50-50 टेस्ट को फॉलो करने के बाद वो एनबीएफसीज गवर्न की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिसका लाइसेंस मिलता है आरबीआई के थ्रू, और इनकॉर्पोरेट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इनकॉर्पोरेट होंगी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013। ओके, सो ये 50-50 टेस्ट एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, वैसे तो एनबीएफसी अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बाइफरकेट की जाती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी किस सेगमेंट में लोन अलाउ करती है, किस सेगमेंट में लोन इशू करती है, उस सेगमेंट को लेकर के उनके अलग अलग टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी इन द सेंस जो कंपनीज को छोटे छोटे इक्विपमेंट्स या फिर कोई मशीन्स इंस्टॉल करनी है, इक्विपमेंट लाना है जिससे उनका बिजनेस एक्सपांड हो, ओके, प्रोडक्शन बढ़े। सो उस सेंस में जो एसेट को फाइनेंस करती है, एसेट फाइनेंस कंपनी होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है जो बेसिकली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लोन कंपनी होती है जो हर तरह के लोन प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी होती है, जो कंपनीज हैं जो फ्लैट्स बना रहे हैं, हाउसिंग में हैं, उन सबको फाइनेंस करती है। ओके, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जैसे कि छोटे छोटे लोन्स इशू करती है, स्पेशली रूरल एरियाज, रूरल सेक्टर में। ओके, सो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट को लेकर के जो कंपनीज हैं स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ लोन प्रोवाइड करती हैं, उसी सेगमेंट को ध्यान में रख करके ये टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, जिसमें एसेट फाइनेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, लोन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर इन्वेस्टमेंट है, माइक्रो फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस है। ओके, इस तरह से मॉर्गेज गारंटी कंपनी, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट में डील करने वाली एनबीएफसीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुथूट फाइनेंस, एसडीबी फाइनेंशियल सर्विस, एलएनटी फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस। ओके, इस तरह से जो एनबीएफसीज है। अच्छा, एनबीएफसीज और भी बिजनेसेस एनबीएफसीज के हो सकते हैं, पर बेस क्या होता है कि पहले तो 50-50 टेस्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा, प्लस ज्यादातर जो परसेंटेज है वो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उससे होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका प्रिंसिपल बिजनेस गुड्स मैन्युफैक्चर करने का है और आप एनबीएफसीज के लिए इनकॉर्पोरेट होना चाहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंडस्ट्रियल में है, तो वो आप एनबीएफसीज के लिए इनकॉर्पोरेट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिक्योरिटीज के अलावा भी और भी बहुत सारे जो गुड्स हैं उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो और आप एनबीएफसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो और आप एनबीएफसी के लिए इनकॉर्पोरेट होना चाहते हो। तो इस तरह से एनबीएफसीज के जो एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह से एनबीएफसीज को डिफाइन किया गया है एज पर आरबीआई एक्ट, ये सारे जो कंपनीज हैं वो अपने सेगमेंट के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो लोन दे रही हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उनका प्रिंसिपल बिजनेस किसका है, बेसिकली सिक्योरिटीज पे है, लोन एडवांसेस पे है, इन्वेस्टमेंट पे है। ओके इस तरह से अलग अलग सेगमेंट में डील करने वाली जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वर्क करती हैं एज पर आरबीआई एक्ट। अब ऐसे कौन कौन से एनबीएफसीज तो हैं जिसमें उनको आरबीआई में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होती है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिसमें एसेट जो है उनका 100 करोड़ से कम हो या फिर वो पब्लिक फंड नहीं ले सकते हैं। ओके वो सारे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एनबीएफसीज तो होती हैं लेकिन उनको आरबीआई में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। ओके मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज नहीं है रजिस्टर होने की अंडर आरबीआई। क्यों? क्योंकि वो सेबी से गवर्न होते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है क्योंकि एनएचबी से डील करते हैं वो। वेंचर कैपिटल अगेन सेबी से गवर्न करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रीवियस एपिसोड्स में जो हमारे हैं आईआरडीए जिसमें डिस्कस किया था, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी से गवर्न रेगुलेट करते हैं वो आईआरडीए। तो आईआरडीए से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है उनको। सो इंश्योरेंस कंपनीज को जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से भी एप्लीकेबल है। चिट फंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। निधि कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। सो इस तरह से जो अलग अलग एनबीएफसीज हैं वो उनको जरूरत नहीं है आरबीआई के थ्रू रजिस्टर होने की। ओके प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट एनबीएफसीज। सबसे पहले तो एनबीएफसीज को 2013 आई मीन कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 के अंडर में रजिस्टर होना पड़ेगा। ओके मिनिमम उनका नेट ओन्ड फंड शुड बी 2 करोड़, 2 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ नेट ओन्ड फंड यानी कि शेयर कैपिटल होगा, प्रीमियम ऑन शेयर कैपिटल होगा, देन रिजर्व फंड। ओके इन सबको मिला के नेट ओन्ड फंड जो है वो 2 करोड़ तक होना चाहिए। 1/3 ऑफ डायरेक्टर मस्ट पॉजेस फाइनेंस एक्सपीरियंस। 1/3 ऑफ डायरेक्टर को फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल क्लीन होना चाहिए और 5 इयर्स का बिजनेस डिटेल्ड बिजनेस प्लान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो बैंकिंग बिजनेस में स्पेसिफिक लिमिट होते हैं एफडीआई के, लेकिन एनबीएफसीज में 100% एफडीआई अलाउड है। सो इसीलिए उनके जो कैपिटल कंप्लायंस है वो एज पर फेमा गाइडलाइंस होने चाहिए। सो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है। ओके नाउ अब एनबीएफसीज के लिए ऐसे कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो cannot receive deposit that are payable on demand। मतलब जैसे बैंक के केस में होता है कि हम बैंक के कस्टमर्स कभी भी जाते हैं डिपॉजिट करने, कभी भी विड्रॉ कर जाते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ जाती है। एनबीएफसीज के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके वो ऐसे डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं जो पेएबल ऑन डिमांड हो। ओके जैसे वो चेक नहीं इश्यू कर सकती हैं। ओके सो इस तरह से एनबीएफसीज कैन नॉट रिसीव डिपॉजिट दैट आर पेएबल ऑन डिमांड। क्यों नहीं? डिपॉजिट तो एक्सेप्ट होती है ना, एनबीएफसीज करते हैं डिपॉजिट, लेकिन उनको टर्म डिपॉजिट, हम कह सकते हैं उनको टर्म डिपॉजिट अलाउड होता है। उनको होता है मिनिमम 12 मंथ्स के लिए आप रिसीव करो, मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए रिसीव करो। ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज डिपॉजिट किया कल विड्रॉ करने के लिए आ गए, जो बैंक के केस में होता है। एनबीएफसीज में मिनिमम 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए आपको डिपॉजिट रिसीव करना होगा। Then interest charged by the company cannot be more than the ceiling prescribed by RBI। RBI ने कुछ रेट स्पेसिफाई किए होते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनके ऊपर CRR SLR अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, सो इसीलिए इनको सीलिंग रेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उससे ऊपर इनके इंटरेस्ट रेट ना जाए। ओके देन रीपेमेंट ऑफ एनी अमाउंट सो टेकन बाय द कंपनी नॉट गारंटीड बाय आरबीआई। जैसे बैंक के केस में होता है DICGC जो एप्लीकेबल होता है बैंक के केस में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसमें इन केस अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपके एटलीस्ट 5 लाख रुपीज इंश्योर्ड होते हैं। तो उस सेंस में ये DICGC एनबीएफसीज के केस में अप्लाई नहीं होता। आरबीआई कोई गारंटी नहीं लेता है कि आप आपके रीपेमेंट के पैसे, ओके एनबीएफसी कोई गारंटी, एनबीएफसी के लिए कोई गारंटी नहीं लेता आरबीआई, इसलिए DICGC यहाँ अप्लाई नहीं होता है। ओके ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कंपनी फर्निश्ड बाय आरबीआई। एनबीएफसीज को सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आरबीआई को देना होता है।
रजिस्टर करवाना होता है। ओके, डिपॉजिट टेकन बाय द पब्लिक आर इनसिक्योर्ड, जो डिपॉजिट्स लिया है उसकी आरबीआई जो कि गारंटी नहीं देता तो अनसिक्योर्ड होता है। ओके, ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट करना होगा एवरी ईयर। ओके, एनबीएफसीज को स्टैट्यूटरी रिटर्न ऑन द डिपॉजिट फर्निश्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एनबीएस 1 लगता है एनबीएफसीज को। ओके, एवरी ईयर सबमिट करना होगा स्टैट्यूटरी रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न देना होगा लिक्विड एसेट पे। ओके, क्वार्टरली रिटर्न इन द सेंस 3-3 महीने पे। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स पोजीशन टू पे बैक, ऑडिटर्स की सर्टिफिकेट लगेगी जिसमें ये कहा जाएगा कि यस आपने जो पब्लिक से डिपॉजिट लिए हैं आप उसको रीपे करने के लिए पोजीशन में हो। वो सर्टिफिकेट कौन देगा? ऑडिटर। ओके, हाफ ईयरली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का रिटर्न भरना होगा इस सिचुएशन में जब आपका पब्लिक डिपॉजिट 20 करोड़ तक का हो या फिर उससे ज्यादा हो, एसेट जो है वो 100 करोड़ से ऊपर हो, तो आपके लिए हाफ ईयरली एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट रिटर्न भी लगेगा फर्निश करने में। क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, एवरी 6 मंथ सबमिट होना चाहिए आरबीआई के पास, जिसमें मिनिमम लेवल ऑफ 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट मेंटेन्ड बाय द कंपनी इन लिक्विड एसेट। जो कि सीआरआर और एसएलआर नहीं मेंटेन एप्लीकेबल होता है एनबीएफसी पे, तो इनका क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट मेंटेन्ड बाय द कंपनी इन लिक्विड एसेट। ओके, इन केस एनबीएफसी डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टेकन, अगर एनबीएफसी डिफॉल्ट कर गई कोई भी अमाउंट रीपेमेंट करने में, तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर फोरम में अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस होते हैं इन केस ऑफ एनबीएफसी इन डिफॉल्ट। ओके, सो ये सब हमने एनबीएफसीज के बारे में देखा, एनबीएफसीज को समझा, एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करती है, टाइप्स क्या है एनबीएफसीज के, कौन कौन से ऐसे एनबीएफसीज हैं जिनको आरबीआई में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से 50-50 टेस्ट क्या है, फिर हमने डिस्कस किया गाइडलाइंस क्या इशू फॉलो करने पड़ते हैं एनबीएफसीज को। सो इस तरह से हमने डिस्कस किया एनबीएफसीज को, जो कि टाइप्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ओके, आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो कि थर्ड स्ट्रक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। ओके, सो तब तक रिवाइज करते रहे फिनरिविज की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, एंड फिनरिविज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।